नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों। उत्कर्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नरेंद्र चौधरी। और मेरे दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी में इस सेशन के अंदर। और राजस्थान की ज्योग्राफी में 3-4 टॉपिक जो थे वो हम लोगों ने पढ़ भी लिए हैं। जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे वो, या कॉन्सेप्ट बेस्ड जो टॉपिक थे, जैसे राजस्थान के सामान्य परिचय, राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की भौतिक प्रदेश, ये बिंदु हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान के अपोहा तंत्र की। इस अपोहा तंत्र के अंदर हम राजस्थान की नदियां और राजस्थान की जो झीलों वाला जो पार्ट आता है वो यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और राजस्थान की हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे आरएस भर्ती परीक्षा हो, या पटवार हो, ग्राम सेवक हो, रीट हो, वनपाल, वन रक्षक, हर एग्ज़ाम भर्ती परीक्षा के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान का अपोहा तंत्र तो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। मुझे ये भी पता है कि आप लोगों को सबसे अच्छा जो टॉपिक आता है वो राजस्थान का अपोहा तंत्र ही आता है। ठीक है, तो बस उसी को हम लोग यहाँ पे रिवीजन सा, मुझे इतना उम्मीद है कि आपका ये रिवीजन होगा और इतना भी उम्मीद है कि बड़ा शानदार सा रिवीजन होगा। तो करें सेशन की शुरुआत। सभी को नमस्ते, राम राम भाई, गुड मॉर्निंग। और आ जाओ भाई, हाँ सभी को राम 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 राम। और आ जाओ, अब करते हैं शुरुआत। हम किसकी बात कर रहे थे? हम बात करेंगे भाई राजस्थान के अपोहा तंत्र की। किसकी बात करेंगे? राजस्थान का अपोहा तंत्र की बात करते हैं। इस राजस्थान के अपोहा तंत्र को पढ़ने से पहले देखो इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसकी चर्चा करते हैं। पहले क्या क्या पढ़ने वाले हैं? एक तो हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ शब्दावली की बात करेंगे। कुछ शब्दावली की बात करेंगे। शब्दावली का मतलब है जैसे अपोहा क्या होता है, अपोहा तंत्र क्या होता है, या हम जल संभर की या जल विभाजक की बात करेंगे भाई। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे यहाँ से किसके बारे में? अपोहा तंत्र के बारे में, कि अपोहा तंत्र का वर्गीकरण हम लोग करने वाले हैं। उसके बाद अपोहा तंत्र का वर्गीकरण करेंगे कि अपोहा तंत्र कितने प्रकार का होता है और राजस्थान में कौन सा अपोहा तंत्र पाया जाता है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे किसकी बात? राजस्थान की नदियों की बात करेंगे भाई। उसके बाद हम चर्चा करेंगे राजस्थान की नदियाँ की, राजस्थान की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं, उनका उद्गम कहाँ से होता है, उनके बहाव के जिले कौन से हैं, और वो अंतिम रूप से वो जल विलय कहाँ पर हो जाता है, ये चर्चा हम लोग करेंगे। और उसके बाद हम चर्चा करेंगे राजस्थान की झीलें। किसकी बात करेंगे भाई? राजस्थान की झीलों की बात करेंगे कि राजस्थान में कौन सी झीलें पाई जाती हैं, उन झीलों की क्या विशेषता है। तो ये 4 बिंदु यहाँ पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो करें सेशन की शुरुआत। आ जाओ, सबसे पहले हम बात करते हैं शब्दावली को लेकर के चर्चा करते हैं। इसकी बात करें, सबसे पहले शब्दावली की बात करें। शब्दावली में एक शब्द तो आता है अपोहा। एक शब्द तो क्या आता है भाई? अपोहा। अपोहा का मतलब होता है कि सामान्यतः एक नदी द्वारा जो जल क्षेत्र होता है, जल क्षेत्र जो जल का बहाव किया जाता है, जल का जो बहाव किया जाता है, बस इतना सा ध्यान में रखना है कि सामान्यतः किसी क्षेत्र विशेष में एक नदी के द्वारा या एक नाले के द्वारा या एक नालिका के द्वारा जो जल का बहाव किया जाता है, उस बहाव को हम लोग क्या कह देते हैं? उसे हम लोग कह देते हैं अपोहा। जैसे ये कोई क्षेत्र विशेष है, एक समझना, ये एक क्षेत्र विशेष है और यहाँ पर यहाँ पर बारिश बरसी तो यहाँ पर एक नाली के द्वारा इस क्षेत्र से जल का बहाव हो गया, तो ये नदी हो गई या नाली हो गई। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपोहा बोलते हैं। कि किसी क्षेत्र विशेष में जब इस पूरे क्षेत्र में बारिश हुई तो यहाँ का पानी, सब जगह का पानी इसके अंदर आकर के मिल गया और ये पानी एक नली या नालिका या नदी के माध्यम से बहता हुआ चला गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपोहा बोलते हैं। दूसरा शब्दावली यहाँ पर आ जाती है अपोहा तंत्र की बात करें। दूसरा क्या आता है? अपोहा तंत्र। अपोहा तंत्र का मतलब है कि मुख्य एवं सहायक नदियों के द्वारा, मुख्य एवं सहायक नदियों द्वारा निर्मित की बात करें। निर्मित जो तंत्र होता है, मुख्य नदी और सहायक नदियों के द्वारा निर्मित, हाँ जी,
मुख्य नदी और सहायक नदियों के द्वारा निर्मित एक जो तंत्र होता है उसे क्या बोलेंगे, अपवाह तंत्र कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक नदी हम लोगों ने बहा दी कि भाई इधर से पानी इकट्ठा हुआ और उसके बाद में ये एक नदी बहती हुई चली गई, ये तो हो गया अपवाह। लेकिन कई बार इस नदी के अंदर क्या होता है, इधर से पानी इकट्ठा होकर के और वो भी एक नदी के माध्यम से आता है और वो इसके अंदर मिल जाता है, तो ये नदी की क्या हो गई, सहायक नदी। ये क्या हो गई है, इसकी सहायक नदी हो गई है। और इस नदी और सहायक नदी के द्वारा मिलकर के ये जो तंत्र बना है, इस तंत्र को क्या कहा जाता है, अपवाह तंत्र कहा जाता है। 2 बिंदु यहाँ से आपको ध्यान में रखने हैं। चले आगे, अपवाह क्या होता है और अपवाह तंत्र क्या होता है। चलते हैं भाई आगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, उसके बाद आगे चलते हैं। देखो भाई, उसके बाद अगला बिंदु क्या आता है, एक शब्द आता है इंपॉर्टेंट लगा के लिखना है और वो आता है जल संभर बोलते हैं उसको। क्या, अरे जल संभर कहा जाता है। यदि मैं दूसरा शब्द लिखूंगा जल विभाजक तो आपके समझ में आ जाएगा। जल विभाजक, जल संभर या जल विभाजक एक ऐसा भूभाग या ऐसी विषय वस्तु जो अपवाह तंत्र को बांटती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है जल संभर। एग्जाम में आ जाए ना कि जल संभर क्या होता है, तो जल संभर का मतलब जल विभाजक होता है। क्या होता है मेरे भाई, जल विभाजक होता है। जल संभर का मतलब क्या होता है, जल विभाजक होता है। एक तो ये। अब इस राजस्थान में जल संभर की बात करें तो राजस्थान में जल संभर के रूप में 2 पार्टों को शामिल कर सकते हैं, 2 बातों को मान सकते हैं। एक तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर जो अरावली पर्वतमाला है, ये जो अरावली पर्वतमाला है, ये राजस्थान के अंदर जल संभर का काम करती है। किसका काम करती है मेरे भाई, जल संभर का काम करती है। सर कैसे करती है, तो भाई देखो, ये तो आ जाता है अपना राजस्थान का एक छोटा सा प्यारा सा सुंदर सा नन्हा सा मैप आ जाता है और यहाँ से इसी राजस्थान के मध्य से होकर के एक पर्वत श्रृंखला गुजर जाती है जिसका नाम क्या आ गया, अरावली पर्वतमाला। और इस अरावली पर्वतमाला की बात करें, इस अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में जो नदियां हैं वो तो जाती हैं अरब सागर की ओर। किधर जाती हैं, अरब सागर की ओर। और इसके पूर्व की जो नदियां हैं ये जाती हैं बंगाल की खाड़ी की ओर, बंगाल की खाड़ी की ओर। तो ये अरावली पर्वतमाला जो है ये राजस्थान में जल संभर का काम करता है या राजस्थान में जल विभाजक का काम करता है। एक तो ये बात हो गई यहां से। दूसरा, एक हम ये भी कह सकते हैं राजस्थान में जल संभर कौन सा है, तो आपका जवाब आ जाएगा सर भोराट का पठार। भोराट का पठार जो है ये भी राजस्थान में जल संभर का काम करता है। सर कैसे, देखो भाई आपको पता होगा एक स्थान आता है कुंभलगढ़। कौन सा स्थान है मेरे भाई, कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ कहाँ पड़ता है, राजसमंद के अंदर है। कुंभलगढ़ कहाँ पर है, राजसमंद में। और एक स्थान आता है भाई गोगुंदा, एक स्थान आता है गोगुंदा और ये गोगुंदा कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है। इस कुंभलगढ़ से लेकर के गोगुंदा के बीच में एक पठारी भूभाग आता है। ये जो पठारी भूभाग है इसे कहा जाता है भोराट का पठार। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम लोग कहते हैं भोराट का पठार। और ये भी राजस्थान में जल विभाजक का काम करता है। सर कैसे करता है, इस प्रकार से करता है भाई, क्योंकि राजस्थान में सबसे अधिक नदियों का उद्गम जो है इसी भोराट के पठार के क्षेत्र से होता है। और यहाँ से इसके पश्चिम से जो नदियां आती हैं वो जाती कहाँ पर हैं, वो जाती हैं मेरे भाई अरब सागर के अंदर। और इसके पूर्व से जो नदियां आती हैं वो कहाँ पर जाती हैं, बंगाल की खाड़ी के अंदर। तो अब ऑप्शन के अंदर निर्भर करेगा कि यदि पूछा जाए जल संभर क्या है, एग्जाम में पूछा जा सकता है जल संभर, तो जल संभर का मतलब जल विभाजक होता है जो 2 अपवाह तंत्र को बांटता है। और राजस्थान के अंदर जल संभर की बात करें तो वो 2 को माना जाता है, एक अरावली पर्वतमाला को और दूसरे भोराट के पठार को माना जाता है। तो हो जाए इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद आगे चलते हैं। चलें आगे, उम्मीद कर रहा हूं लिख रहे होंगे और लिख रहे होंगे तो ज्यादा बढ़िया है। अब देखो आगे बढ़ते हैं भाई। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आ जाता है, हम बात करें राजस्थान का अपवाह तंत्र। राजस्थान का
अपवाह तंत्र आता है। राजस्थान के अपवाह तंत्र की बात करें और इस अपवाह तंत्र में क्या पढ़ेंगे भाई, वर्गीकरण की बात करेंगे कि राजस्थान का अपवाह तंत्र कैसा है। अरे कैसा है राजस्थान का अपवाह तंत्र, इस बिंदु की चर्चा करने वाले हैं। तो कैसा है राजस्थान का अपवाह तंत्र, इसके कई बिंदु हैं, कई मापदंड हैं। जैसे हम बात करें, सबसे पहले तो हम मापदंड करें मेरे भाई किसके आधार पर, अंतिम जल विलय के आधार पर। किसके आधार पर, अंतिम जल विलय के आधार पर। अंतिम जल विलय के आधार पर देखो, जल विलय के आधार पर। सर इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो अपने राजस्थान में जो नदियां हैं या उनके द्वारा जो तंत्र बना है, उनका अंतिम रूप से जल जाकर के कहां गिरता है, बंगाल की खाड़ी में गिरता है या अरब सागर में गिरता है या आंतरिक रूप से किसी झील के अंदर जाकर के विलय हो जाता है, तो वो हो जाता है एक। तो ये तो अंतिम रूप के आधार पर या अंतिम जल विलय के आधार पर यदि हम वर्गीकरण करें तो इसके आधार पर राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा जाता है। इसके आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है भाई, 3 भागों में बांटा जाता है। सर 3 भाग कौन से हो गए, देखो एक तो आ जाता है आंतरिक अपवाह तंत्र। एक तो कौन सा हो जाएगा, आंतरिक अपवाह तंत्र की बात करें सर ये क्या है, आंतरिक अपवाह तंत्र का मतलब है ऐसा तंत्र या ऐसी नदियां जिसका जल किसी सागर में या खाड़ी में या महासागर में नहीं गिरता है। झील में गिर सकता है, खाड़ी में, सागर में नहीं गिरता हो, उसे क्या कहा जाता है, आंतरिक अपवाह तंत्र। और ये राजस्थान के अपवाह तंत्र का लगभग 60% हिस्सा आ जाता है। उसके बाद देखो एक आ जाता है मेरे भाई बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी का, बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र की बात की जाती है। और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र की बात करें तो यह कितना आ जाता है, लगभग 23 से 24% आ जाता है। कितना है, 23 से 24% आ जाता है कि बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कितना है मेरे भाई, 23 से 24% जो अपवाह तंत्र है ये बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र आ जाता है। उसके बाद में एक आ जाता है भाई किसका, अरब सागर का अपवाह तंत्र। एक किसका अपवाह तंत्र आ जाता है, अरब सागर का अपवाह तंत्र आ जाता है। और अरब सागर के अपवाह तंत्र की बात करें तो ये लगभग 16 से 17% है। एक तो ये ध्यान में रखना है। हो गई बात यहां से क्लियर, ठीक है। तो एक तो हो गया अंतिम जल विलय के आधार पर। आगे देखो दूसरी की बात करें, एक आ जाता है मेरे भाई दूसरा वर्गीकरण हम लोग किसके आधार पर कर सकते हैं, धरातल के आधार पर। किसके आधार पर, धरातल के आधार पर वर्गीकरण भी कर सकते हैं। धरातल के आधार का मतलब हुआ कि राजस्थान के अंदर जो नदियां हैं, इन नदियों के दो बहाव क्षेत्र की बात करें वो धरातल के आधार पर कह दो, या हम ये भी कह सकते हैं भौतिक प्रदेशों के आधार पर भी कह सकते हैं कि भाई भौतिक प्रदेशों के आधार पर कैसा अपवाह तंत्र है। तो आपको पता होगा राजस्थान के अंदर या तो नदियां बहती हैं मैदानी क्षेत्र के अंदर, तो एक तो हो जाता है मैदानी अपवाह तंत्र। मैदानी अपवाह तंत्र की बात करें ये तो हो जाती है मैदानी अपवाह तंत्र, और एक हो जाता है पहाड़ी अपवाह तंत्र। कितना, पहाड़ी अपवाह तंत्र। और राजस्थान का लगभग 70% जो भाग है ये तो आता है पहाड़ी अपवाह तंत्र के अंदर, और लगभग 30% भाग है ये किसके अंदर आता है, मैदानी अपवाह तंत्र। इसका मतलब राजस्थान के अंदर मैदानी क्षेत्र में नदियों का बहाव कम है। ज्यादातर नदियों का उद्गम पहाड़ी क्षेत्र से है, या पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, पठारी क्षेत्रों की बात करें वहीं पर ज्यादा बहाव है। तो ज्यादातर ये तो अरावली क्षेत्र से या दक्षिणी राजस्थान से या दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंदर आती हैं, पश्चिमी राजस्थान के अंदर कम है या पूर्वी राजस्थान के अंदर कम आते हैं। तो राजस्थान का लगभग 70% जो अपवाह तंत्र है वो पहाड़ी अपवाह तंत्र है, और 30% की बात करें वो अपवाह तंत्र कैसा आता है, मैदानी अपवाह तंत्र आ जाता है। ठीक है भाई। इसके अलावा एक हम बात करें, एक हम बांट सकते हैं किसके अनुसार, ढाल के अनुसार। ये इंपॉर्टेंट है,
ढाल के अनुसार ये लाइन जो लिख रहा हूं ये कई प्रकार से पूछा जा सकता है। सर कैसे पूछी जा सकती है क्वेश्चन? तो पूछा जा सकता है कि कौन सी नदियां हैं जो ढाल के विपरीत बहती हैं। आता कि नहीं आता? आया हुआ है। और आज समझेंगे इस पूरी कहानी को। देखो ढाल के अनुसार की बात करें, इसका मतलब हो जाएगा एक तो होता है ढाल के अनुसार, एक तो होता है ढाल के अनुसार की बात करें, और एक हो जाता है ढाल के विपरीत की बात करते हैं। किसके? ढाल के अनुसार और ढाल के विपरीत की बात करें, अनुवर्ती की बात करें, जैसे अनुवर्ती की बात करें यहां पर। अब सर ये क्या कहानी है, इसको छोटे से एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। छोटे से एग्जाम्पल के साथ देखो, जैसे ये राजस्थान का मैप है, और इस राजस्थान के मैप के अंदर ये इस प्रकार से हम लोगों ने यहां पर एक अरावली बना ली भाई। और इस पश्चिमी मरुस्थल का ढाल किधर से आता है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसका ढाल आता है। लेकिन देखो यहां से यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट बना रहा हूं, यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है मेरे भाई, इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है सीकर। और इस सीकर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कातली नदी। और ये सीकर के बाद में किधर जाती है? झुंझुनू, और उसके बाद चूरू की सीमा पर जाकर के विलुप्त होती है। तो इसके बहाव की बात करें, ये देखो बहाव कैसा हो गया? ढाल के विपरीत। तो जैसे काटली नदी की बात करें, ये काटली नदी कैसी बहती है भाई? ढाल के विपरीत बहती है। किसके विपरीत बहती है? अरे ढाल के विपरीत बहती है। एक बात तो ये। दूसरा ये भी देखो, ये दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, इसका ढाल किधर है? इस प्रकार से दक्षिण की ओर इसका ढाल है। लेकिन चंबल नदी की बात करें, चित्तौड़गढ़ कोटा बूंदी से बहती हुई इधर चली जाती है। और यहां पर ये जो चंबल नदी है ये भी क्या है मेरे भाई? ढाल के विपरीत आती। ये नदी कौन सी है? चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी भी कैसे आ जाती है? ढाल के विपरीत आ जाती। तो बहुत सारी नदियां हैं जो ढाल के विपरीत बहती हैं। तो अपवाह तंत्र को एक ढाल के अनुरूप और एक ढाल के विपरीत भी बांटा जा सकता है। ये कई बार पूछा गया कि ढाल के विपरीत। बेटा कमेंट्स को रिफ्रेश करो, ठीक है? तो ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है कि भाई एक धरातल के आधार पर और एक ढाल के अनुसार। हो गई बात यहां से। अब आगे चलते हैं सर, आगे बिंदु की बात करें, आगे क्या विषय वस्तु आते, अगला पार्ट यहां से इंपॉर्टेंट आता है। और वो क्या? अब हम बात करेंगे, किसकी बात करें भाई? राजस्थान की नदियों की बात करते हैं। राजस्थान की नदियों की बात करते हैं। और सबसे पहले इस राजस्थान की नदियों के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ते हैं। क्या? कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ते हैं। और ज्यादातर तो कई बार एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। तो अपवाह तंत्र की कहानी समझ में आ गई होगी। ढाल के अनुसार कौन सा है? ढाल के विपरीत, पहाड़ी और मैदानी, और अंतिम जल विलय के आधार पर। और वहां से सीधे सीधे प्रश्न आते हैं कि भाई सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है, या कौन से अपवाह तंत्र का कितना हिस्सा आता है। अब क्वेश्चन तो यहां से स्टार्ट होने पर आरंभ होंगे। और वो क्या? हम राजस्थान की नदियों की बात करेंगे। इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण आते हैं जो मैं यहां पे लिख रहा हूं। जैसे एक तो आ जाए कि बताओ भाई, आ जाए यहां से क्वेश्चन लिखते हैं, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी की बात करें तो जवाब क्या आ जाता है सर? नाम आ जाता है चंबल नदी। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी आती है? चंबल नदी। 966 किलोमीटर या 1051 किलोमीटर इसकी लंबाई आती है। इन लंबाइयों को हम नदी की विशेषता के साथ पढ़ लेंगे, चिंता नहीं करनी। क्या? इन लंबाइयों को नदी के साथ पढ़ लेंगे, दोनों को बांट करके। यदि पूछा जाए, एक यहां से ऐसा बन जाएगा भाई कि बताओ पूर्ण बहाव के आधार पर, किसके आधार पर? अरे पूर्ण बहाव के आधार की बात करूं कि पूर्ण बहाव के आधार पर सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी की बात करें तो पूर्ण बहाव के आधार पर सबसे लंबी नदी का नाम आता है, और उसका नाम आता है बनास। कौन सी है? बनास की बात की जाती है। लंबाई 480 किलोमीटर या 512 किलोमीटर। ये नदी की जब विशेषता पढ़ेंगे तो देखेंगे। उसके बाद में आ जाए मेरे भाई कि बताओ आंतरिक अपवाह तंत्र की बात करें। एक आ जाए कि आंतरिक अपवाह तंत्र की ही बात करें। आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है?
आंतरिक अपोहा तंत्र की सबसे बड़ी नदी की बात करें तो उसका नाम आ जाता है घग्गर नदी। और क्या विशेषता है, लंबाई 465 किलोमीटर है। क्या है ये भी हम लोग चर्चा यहां पर कर लेंगे, आगे देखेंगे। तो ये हो गया। एक प्रश्न तो बार बार पूछा जाता है, एग्जामिनर का फेवरेट है कि बताओ राजस्थान के कौन से जिले हैं जो नदी विहीन है। तो नदी विहीन जिलों की बात करें तो नदी विहीन जिले कौन से आते हैं भाई, एक आ जाता है चूरू और एक आ जाता है बीकानेर। यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि बताओ राजस्थान के अंदर पूछा जाए कि बताओ सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है, नदियों वाला संभाग कौन सा है मेरे भाई, तो सबसे अधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है, तो सबको आता है सर कोटा होगा। आता कि नहीं आता। यदि पूछा जाए कि बताओ राजस्थान के अंदर अरे न्यूनतम नदियों वाला संभाग कौन सा है, तो न्यूनतम नदियों वाले संभाग की बात करें तो कौन सा आ जाएगा, बीकानेर। ये क्वेश्चन आपको आते थे क्या, ये क्वेश्चन आपको आते थे, बस रिवीजन हो रहा है, चिंता मत करो। चलो आगे हो जाए इसका स्क्रीनशॉट। और ये तो पक्की बात है, बड़े प्यार से पढ़ा रहा हूं तो नोट्स तो बना रहे होंगे। चलो आगे देखो। उसके बाद में अगला पार्ट यहां से आता है, जलग्रहण क्षेत्र की बात की जाती है। किसकी बात करें, जलग्रहण क्षेत्र। सर जलग्रहण क्षेत्र क्या होता है, जलग्रहण क्षेत्र की बात करें सर, जलग्रहण क्षेत्र का मतलब है कि कौन सी नदी है जिसमें ज्यादा एरिया का पानी आता है, अर्थात किसी नदी के द्वारा विशिष्ट क्षेत्र से जल बहाकर लाना या विशिष्ट क्षेत्र से जल की प्राप्ति करना। जलग्रहण, जल का ग्रहण, एक नदी है उसमें कितने दूर तक का पानी आता है, उसे क्या कहा जाता है, जलग्रहण कहा जाता है। यदि हम बात करें जलग्रहण में तो यहां से क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो इंपॉर्टेंट लगा के लिखना, और वो क्या आता है, या तो आ जाता है आरोही या अवरोही क्रम के आधार पर। तो यहां पर जलग्रहण क्षेत्र में हम अवरोही की बात करेंगे, क्योंकि अवरोही पूछा जाता है, ज्यादा से कम ही पूछा जाता है, कम से ज्यादा नहीं पूछा जाता। ये तो पक्की बात है, कम से ज्यादा नहीं पूछा जाता। सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि भाई अपने यहाँ पर वर्षा आधारित नदियां हैं, किसमें कितना पानी आएगा अरे क्या पता। तो जलग्रहण क्षेत्र की बात करें तो अवरोही की बात करें, नंबर 1 पे आता है बनास, और इसका जलग्रहण क्षेत्र 24.21% है। कितना है, 24.21। उसके बाद आता है लूनी, इसका जलग्रहण क्षेत्र 20.21% है। उसके बाद आ जाता है चंबल की बात करें, चंबल का जलग्रहण क्षेत्र 17.18% है। और फिर आ जाता है माही, और माही के जलग्रहण क्षेत्र की बात करें 9.4% है। ये इंपॉर्टेंट लगा के लिख लेना है, कई बार तो प्रतिशत के साथ पूछ लिया जाता है और कई बार अवरोही पूछा जाता है। हाँ बेटा, आंतरिक प्रवाह की पूर्ण बहाव के आधार पर सबसे लंबी नदी कातली है, वहां पर देख लेंगे बेटा, बता दूंगा, चिंता मत करो। देखो हाँ जी, तो हम बात करें जलग्रहण क्षेत्र की बात करें, जलग्रहण क्षेत्र का मतलब है कि एक नदी के द्वारा विशिष्ट क्षेत्र से कितना जल शामिल किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, जलग्रहण कहा जाता है। और इसी जलग्रहण क्षेत्र की बात करें तो अवरोही के अंदर सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र किसका है, बनास का। उसके बाद में लूनी की बात की जाती है, उसके बाद में चंबल की बात की जाती है, और उसके बाद में माही की बात की जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, एक प्रश्न आता है कि एक प्रश्न आता है मेरे भाई, सर्वाधिक सतही जल वाली नदियां, सर्वाधिक सतही जल वाली नदियों की बात की जाती है। सर्वाधिक सतही जल वाली नदियां, ये दो क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम बात करें सर्वाधिक सतही जल उस नदी के अंदर होगा मेरे भाई जहां पर जो हमेशा बहती होगी, सतह के ऊपर जो पानी होगा उसे क्या बोलेंगे, सर्वाधिक सतही ना, तो उस नदी में ज्यादा होगा, अरे जहां पर जो हमेशा बहती होगी। अब देखो तो सर्वाधिक सतही जल वाली नदी कौन सी आती है, चंबल, उसके बाद अरे बनास, उसके बाद अरे माही, और उसके बाद कौन सी आती है, लूनी। तो चंबल, बनास, माही, लूनी, और एक और बताऊं तो साबरमती, लेकिन 4 तो याद रखना है। चंबल, बनास, माही और लूनी की बात यहां पर की जाती है। थानाराम ठीक है बेटा, तू तो पढ़ ले, वो पढ़ के लग जाएगी, तू रह जाएगा, फिर मारा जाएगा। हाँ
चलो, तो चंबल, बनास, माही, लूनी, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर एग्जाम में यही प्रश्न अब बन रहे हैं। आगे देखो, उसके बाद क्या आता है, यदि एक आ जाए कि राजस्थान के अंदर 12 मासी नदियां कौन सी हैं। 12 मासी नदियों की बात करें तो भाई 12 मासी नदियां दो ही आती हैं, एक तो आती है चंबल और एक आती है माही। ये दो ही नदियां हैं राजस्थान में 12 मासी, अर्थात पूरे 12 महीने बहती हैं। यदि हम बात करें, एक क्वेश्चन आ जाए कि बताओ राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जिलों में, किसकी बात करें, सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदियों की बात करें तो सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदियां 3 आती हैं। एक का नाम आता है चंबल, एक का नाम आता है बनास और एक का नाम आता है लूनी। और ये तीनों नदियां जो हैं ये कितने जिलों में बहती हैं, 6 जिलों के अंदर बहती हैं। कितने जिलों में बहती हैं भाई, 6 जिलों के अंदर बहती हैं। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आपको समझाई है मैंने। और अब कमर कस लो, दिमाग की बत्ती जला लो, मेंटोस खा लो भाई, दिमाग की बत्ती जला लो, अपने आप में एक एनर्जी लेके आ जाओ, ठीक है, एनर्जी लेके आ जाओ और तैयार हो जाओ अब राजस्थान की नदियों के साथ पढ़ने की। किसकी बात करें, राजस्थान के साथ नदियों को पढ़ने की। तो करें यहां से स्टार्ट, नोट डाउन अच्छे से करना, जैसा मैप बना रहा हूं वैसा मैप बनाते हुए चलना, तब जाकर के मजा आएगा। देखो भाई, यहां पर स्टार्ट करते हैं, हेडिंग भी बता दूंगा क्या लगाएंगे। चलो जी, यहां से स्टार्ट करते हैं और अब हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी, आंतरिक अपवाह तंत्र की बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, आंतरिक अपवाह तंत्र की बात करें। ये आंतरिक अपवाह तंत्र राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का लगभग 60% हिस्सा है। हाँ, बनास और लूनी दो ऐसी नदियां हैं जो अरावली को बीच से काटते हैं। पक्का पक्का पूजा दादी बेटा शाबाश। उसके बाद में इस आंतरिक अपवाह तंत्र की बात करें तो इसकी सबसे लंबी नदी कौन सी आती है, इसकी सबसे लंबी नदी जो आती है उसका नाम क्या आता है, उसका नाम आ जाता है घग्गर नदी। और इसकी यदि हम बात करें इसी आंतरिक अपवाह तंत्र में किसके आधार पर, पूर्ण बहाव के आधार पर बात करें, पूर्ण बहाव के आधार पर, पूर्ण बहाव के आधार पर सबसे लंबी नदी की बात करें कि भाई पूर्ण बहाव के आधार पर सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो जवाब आता है कातली। पूछते हैं कि आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी घग्गर, आंतरिक अपवाह तंत्र की पूर्ण बहाव के आधार पर लंबी नदी कातली। और यदि पूछा जाए कि भाई इसकी सबसे छोटी नदी कौन सी है, अरे इसकी सबसे छोटी नदी कौन सी आती है, तो उसका नाम आ जाता है काकनी। क्या नाम आता है मेरे भाई, काकने या मसूरदी की बात करेंगे, ये यहां पर आ जाती है। बस इतना सा है। अब चलें आगे, तैयार हो क्या। हाँ, एक प्रश्न ये भी आता है, एक सर्वाधिक बांध चंबल नदी पर बैठाऊंगा, एक बांध को बताऊंगा कब बना, ये भी बताऊंगा। चिंता मत कर रोहित गहलोत, चिंता मत कर भाई, आ जाओ। अब तैयार हो क्या। सबसे पहले आपको नंबर 1 लगा के लिखना है, आंतरिक अपवाह तंत्र के अंदर उस नदी का नाम है घग्गर नदी। क्या नाम हो जाएगा भाई, घग्गर नदी की बात करें। पहले मेरे साथ एक छोटा सा डायग्राम बनाना है, उसके बाद में इस नदी की एक विशेषता को बता दूंगा। लेकिन पहले जैसा डायग्राम बना रहा हूं वैसा डायग्राम बनाना है तो मजा आएगा। देखो भाई, ये आपके सामने यहां पर मैं थोड़ा सा इस मैप को और बड़ा कर देता हूं भाई, और बड़ा कर लेते हैं अपने सामने। अपना क्या जाता है, घर की तो बात है। ये लो भाई, ये नदी किसकी बात करें, ये घग्गर नदी की बात यहां पर हो जाती है। किसकी बात करें, अरे घग्गर नदी की बात हो गई। चलें स्टार्ट करो। देखो, पहले मैप के साथ फिर लिखाऊंगा यहां पर। सर जी आपके जैसे मैप नहीं बनता, कोई बात नहीं है, जैसी लाइनें खींच रहा हूं वैसी लाइनें तो खींच सकते हो, मैप मत बनाओ, लाइनें खींच लो, मैप नहीं बनाना है। परियोजना उसके बाद अगला है बेटा सरो, चिंता मत, किसके अगला सिंचाई परियोजना ही है। देखो यहां पर इस प्रकार से पहाड़ियां तो बना सकते हो,
एक पहाड़ियां बनाओ। ये लो बड़ी प्यारी प्यारी सोनी सोनी पहाड़ियां हैं। और इन पहाड़ियों की बात करें, इन पहाड़ियों का नाम है शिवालिक की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां हैं? अरे शिवालिक की पहाड़ियां, जो हिमालय पर्वतमाला की सबसे बाहरी श्रेणी है शिवालिक, उसकी बात करें। इस शिवालिक की पहाड़ियों की बात करें, इन शिवालिक की पहाड़ियों से यहां से एक नदी निकलती है भाई। ये नदी बहाता लाया हूं देखो मैं, और ये नदी बहती हुई आई और यहां पर आकर के राजस्थान में प्रवेश करेगी। और इस नदी को क्या बोलेंगे? घग्गर नदी। यही नदी कौन सी है? घग्गर नदी। लिखाऊंगा भी बाद में, लेकिन डायग्राम बना लोगे तो समझ में आ जाएगा। ऐसा बना लेना शिवालिक की पहाड़ियां, और यहां से एक नदी निकाल लाना और आगे जाना, और यहां पर एक लाइन खींच लेना। कहां पर प्रवेश करेगी? राजस्थान में आ जाएगी भाई। ये राजस्थान में कहां से है? राजस्थान में कहां प्रवेश करेगी मेरे भाई? बताओ दिखा। यहां से प्रवेश करती है, और इस स्थान का नाम क्या है? यहां से राजस्थान में प्रवेश करेगी, और इस स्थान की बात करें जहां से ये प्रवेश कर रही है ना, इस स्थान की बात करें, इस स्थान का नाम क्या है? टिब्बी। इसका नाम क्या है? टिब्बी। कहां से प्रवेश कर रही है? टिब्बी हनुमानगढ़ से प्रवेश कर रही है। ये जिला हनुमानगढ़। ये जिला कौन सा है? हनुमानगढ़। ये जिला हनुमानगढ़ और ये जिला गंगानगर। तो ये टिब्बी हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। एक बात तो ये, उसके बाद में आगे देखो, अभी इसको बहाना है, इसके ऊपर कोई झीले वीले नहीं दर्शानी है। टिब्बी हनुमानगढ़ से बहती हुई और ये आगे गंगानगर, और इस गंगानगर से बहती हुई ये एट द एंड गंगानगर से यहां से निकलती है। कहां से निकल जाएगी भाई? यहां से निकल जाएगी। और ये स्थान कौन सा हो जाएगा जहां से गंगानगर से निकलती है? इस स्थान का नाम है मेरे भाई अनूपगढ़। ये कौन सा स्थान है? अनूपगढ़। अनूपगढ़ से यह गंगानगर से बाहर निकल गई। अभी सुनना, और उसके बाद आगे आपको डॉट डॉट लगानी है, और डॉट डॉट लगा करके कहां जाना है, और आगे स्थान लिख देना है फोर्ट अब्बास तक। फोर्ट अब्बास। हो गया क्या मामला सेट? उतार लिया क्या भाई? हाँ, बुक आ रही है बेटा, चिंता मत कर। अनुस्मान सिंह राजावत बुक आ रही है भाई, बुक आ रही है। 4 से 3 या 4 तारीख को मार्केट में आ जाएगी, चिंता मत करो। मार्केट में आ जाएगी। देखो, शिवालिक की पहाड़ियों से चली, टिब्बी हनुमानगढ़ में और गंगानगर में बहती हुई अनूपगढ़ से बाहर निकलती है, और उसके बाद में डॉट डॉट कहां तक चली गई? फोर्ट अब्बास। और ये क्या है? पाकिस्तान। सर इसका मतलब क्या है? अभी बताता हूं। देखो, इतने सी बात हो गई। सुमित्रा चौधरी सर गुजी, आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? नहीं बेटा, कहां इग्नोर कर रहा हूं, आ गया, नाम पढ़ लिया ये लो। आ जाओ। अब इसके एक बिंदु लिखूं क्या? लिखो। सबसे पहले उद्गम हो जाएगा। अब आपके सामने आ गया उद्गम। कहां से हुआ? शिवालिक की पहाड़ियों से। उद्गम कहां से हुआ? अरे शिवालिक की पहाड़ियां, जो पढ़ा है उसको लिखना भी है। शिवालिक की पहाड़ियां। अब सर शिवालिक की पहाड़ियों में कौन सा स्थान है? तो भाई इसको हम लोग कह सकते हैं कालका। कालका। और कालका कहां पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। तो यहां पर क्या हो जाएगा? इसके उद्गम की बात करें, शिवालिक की पहाड़ियां, और शिवालिक की पहाड़ियों में कहां पर? कालका, हिमाचल प्रदेश में इसका उद्गम हुआ। राइट। उसके बाद में आगे देखो भाई, ये राजस्थान में कहां से प्रवेश करेगी? जो लाइन लिखी है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, ज्यादा नहीं भगेंगे। ज्यादा भगेंगे मारे जाएंगे। ये राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? तो मेरे भाई जवाब हो जाएगा सर, ये तो टिब्बी से प्रवेश करती है। और टिब्बी वो कहां पर है? अरे हनुमानगढ़ के अंदर है सर। उसके बाद आ जाती है कि सर राजस्थान में बहाव के जिले कौन से हैं? राजस्थान में बहाव के जिलों की बात करें,
सर बहाव के जिले कौन से हैं? तो आपके सामने ही दो जिलों के अंदर बही है। कौन कौन से? हनुमानगढ़, और एक नाम कौन सा आ जाता है? गंगानगर। उसके बाद एक नाम आ जाता है कि सर ये विलुप्त कहाँ होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सुनो बात को दुनिया वालों गौर लगा के। क्या भाई? ये कहा कि नदी राजस्थान में कहाँ विलुप्त होती है, तो क्या क्या बात आती है वो सुनो। हाँ, हकरा कहते हैं मेरे भाई, पढ़ेंगे हकरा भी। इस नदी के किनारे पर यहाँ की बात करें, हनुमानगढ़ की बात करें, यहाँ पर एक दुर्ग बना हुआ है जिसका नाम है भटनेर दुर्ग। लिख सकते हो ऐसा अक्सर। यहाँ पर क्या बना हुआ है? भटनेर का दुर्ग। इसका मतलब है कि सामान्यतः इस दुर्ग का, सामान्यतः इस नदी जो है, सामान्यतः इस भटनेर के दुर्ग के पास ये नदी विलुप्त हो जाती है। एक बात तो ये, लेकिन कभी कभार, अगली बात सुना, एक तो सामान्यतः विलुप्त भटनेर के दुर्ग के पास, अगला राजस्थान में इसका अंतिम विलय बिंदु कौन सा आता है? अनूपगढ़ गंगानगर। दूसरा क्या हो गया? अनूपगढ़ गंगानगर। और तीसरी बात क्या? तीसरी बात ये कि कभी कभी जब नदी के अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, नदी में पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो ये कहाँ तक चली जाती है? फोर्ट अब्बास में जाकर के विलुप्त होती है। इसका मतलब हुआ इसके विलुप्त की 3 कहानियां हैं। हाँ, भटनेर के दुर्ग की बताऊंगा मेरे बेटा बताता हूं। विलुप्त पहली कहानी, सामान्यतः भटनेर दुर्ग के पास, सामान्यतः कहां? भटनेर दुर्ग के पास विलुप्त होती है। क्लियर है? एक दूसरा देखो, राजस्थान में अंतिम विलय बिंदु, राजस्थान में अंतिम विलुप्त बिंदु कौन सा है? अनूपगढ़। अंतिम विलुप्त बिंदु की बात करें, उस बिंदु का नाम क्या आ जाएगा? अनूपगढ़। ठीक है क्या? और यदि हम बात करें या कभी कभार, सर क्या है वो भी बताता हूं, कभी कभार फोर्ट अब्बास तक चली जाती है, जो कहां पर है? पाकिस्तान में। ये बात क्लियर हो गई? तीनों चीजें यदि क्लियर होगी तो थंब अप कर दो भाई। बुक का नाम क्या बेटा? चिंता मत करो। हो गई बात यहां से। अगली चीज क्या आती है? अगला देखो भाई, सर क्या हुआ ये मेरे भाई, एक तो इस नदी के किनारे के ऊपर दुर्ग है जिसका नाम है भटनेर का दुर्ग, जिसे आप लोग क्या कहते हो कि ये राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। कहते कि नहीं कहते? ये भी कहते हो कि सर इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है, प्रहरी कहा जाता है। और ये भी कहते हो कि सर इसी दुर्ग ने सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेले थे, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेले थे। हो गई। चलो, एक तो दुर्ग हो गया भटनेर दुर्ग। उसके बाद इसी झील के, ये नदी के किनारे पर एक झील भी है। क्या मेरे भाई? इसी नदी के किनारे पर यहां पर एक झील भी आती है, और इस झील का नाम क्या है? तलवाड़ा झील। क्या नाम है भाई? तलवाड़ा झील। कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर। हो गई बात क्लियर? तलवाड़ा झील क्लियर है? चलो, अब क्या हुआ, इसी झील के किनारे पर और बता दूं, इसी झील के किनारे पर मेरे भाई, सॉरी इसी नदी के किनारे पर यहां पर एक नगर भी है जिसका नाम है हनुमानगढ़ जंक्शन। हनुमानगढ़ जंक्शन, इसी नदी के किनारे पे नगर कौन सा है? हनुमानगढ़ जंक्शन। इसी नदी के किनारे पर इस हनुमानगढ़ के अंदर
कुछ सभ्यता भी हैं। कौन कौन सी? कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल। तो हनुमानगढ़ में इस नदी के किनारे पर 4 बातें पढ़नी है। पहला क्या क्या? तलवाड़ा झील है, भटनेर का दुर्ग है, हनुमानगढ़ जंक्शन है और सभ्यता कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल। और एक बच्चा कह रहा सर भद्रकाली मंदिर। हाँ गोरू सिंह, पक्का हो गया कि भाई तू हनुमानगढ़ का है, क्योंकि जब इस नदी को पार कर रहे होते हैं, जब नदी के पुल पे चल रहे होते हैं गंगानगर से, और जब अपन किधर आ रहे हैं हनुमानगढ़ की तरफ आते, तब बता रहा हूं। गंगानगर से जब हनुमानगढ़ की ओर आते हैं, जब नदी को पार कर रहे होते हैं, उस समय लेफ्ट साइड में मंदिर है भद्रकाली का मंदिर है भाई। वो उसी को पता है, या तो वो जिस रोड से गुजरा होगा या वहां का होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाओ। ये भी तो बहुत सारी बातें बची हुई हैं। एक तो ये बात हो गई। अब सर अगली बात, आगे क्या लिखूं? अब क्या बिंदु आते वो देखो। अब अगली चीज आ जाती कि सर इसके कोई उपनाम है क्या, या इससे उपनाम से पहले एक चीज और बता दूं। वो क्या? ताकि बातें बिंदु समझ में आ जाए। कभी कभी क्या होता है, इन शिवालिक की पहाड़ियों की बात करें, कभी कभी इन शिवालिक की पहाड़ियों के अंदर बारिश ज्यादा होती है, तो नदी में पानी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में जब नदी में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, तो ये जो हनुमानगढ़ जंक्शन है, इस हनुमानगढ़ जंक्शन में बाढ़ आती है। जब नदी में पानी की मात्रा ज्यादा हो गई तो हनुमानगढ़ जंक्शन में बाढ़ आती है। और एक नदी में पानी की मात्रा ज्यादा होने पर सामान्यतः ये भटनेर के दुर्ग के पास विलुप्त होती थी, लेकिन पानी ज्यादा होने पर हनुमानगढ़ जंक्शन में बाढ़ ले आती है। और ये बहती 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 इस अनूपगढ़ से भी आगे कहां तक चली जाती है? फोर्ट अब्बास तक। तो आगे क्या लिखोगे? नदी में पानी की मात्रा अधिक होने पर, या तो ये कहोगे, या इसी लाइन को मैं ये भी कह सकता हूं, शिवालिक की पहाड़ियों में, शिवालिक की पहाड़ियों में वर्षा अधिक होने पर। दोनों का मतलब एक ही है कि नदी में पानी की मात्रा अधिक होने पर या शिवालिक की पहाड़ियों में वर्षा अधिक होने पर क्या हुआ भाई? 2 बिंदु समझने हैं। अभी बताया है कि नदी में पानी की मात्रा ज्यादा होती है तो हनुमानगढ़ जंक्शन में क्या आती है? बाढ़। तो पहला बिंदु तो हो जाएगा हनुमानगढ़ जंक्शन में बाढ़। हनुमानगढ़ जंक्शन में क्या आती है? बाढ़ आ जाती है। हनुमानगढ़ जंक्शन में क्या आती है मेरे भाई? बाढ़ आ जाती है। भाई एक बार क्लास को शेयर भी कर दो। हाँ, भूगर्भिक समय सारणी करवा दूंगा मेरे बच्चे, राजू चिंता मत कर, याद है मुझे, करवाऊंगा मेरे भाई। एक बार शेयर भी जरूर कर दो, आ जाओ। हाँ, लैला मजनू की मजार पर, वेरी गुड। अनूपगढ़ में लैला मजनू की मजार है, शाबाश, वेरी गुड भाई सतपाल सिंह। तो हनुमानगढ़ जंक्शन में तो बाढ़ आ गई। और दूसरा ये भी देखो, क्या नदी का बहाव क्षेत्र जो पहले सामान्यतः कहां पर था? हनुमानगढ़ जंक्शन तक था, भटनेर के दुर्ग तक था। वो बहाव क्षेत्र कहां तक हो जाता है? अरे फोर्ट अब्बास तक चला जाता है। कहां तक? फोर्ट अब्बास तक। ये बात समझ में आ गई क्या? पानी में, नदी में पानी की मात्रा अधिक होने पर या एक तो हनुमानगढ़ जंक्शन में बाढ़ आता है, और दूसरा नदी का बहाव क्षेत्र कहां तक हो जाता है? फोर्ट अब्बास तक हो जाता है। ये क्वेश्चन आया था आरपीएससी सेकंड ग्रेड में। क्या बात है भाई। चलो आगे देखो सर, अगला बिंदु, अगला क्या बिंदु आता है इसके साथ? वो आता है
कि सर इस नदी के कुछ उपनाम भी हैं क्या? अरे है ना, उपनाम बहुत सारे हैं। सर कौन कौन से? देखो भाई, जब पानी कहाँ बरसा, पानी ज्यादा कहाँ बरसा? शिवालिक की पहाड़ियों में। कहाँ बरसा? शिवालिक की पहाड़ियों में। और इसने अपना गुस्सा या द्वेष कहाँ निकाला? तो गुस्सा या द्वेष कहाँ पर निकाला? आके हनुमानगढ़ जंक्शन में। तो हनुमानगढ़ के लोग इसे कहते हैं, अरे यार ये तो द्वेषवती नदी है। कैसी नदी है? द्वेषवती नदी है। ये तो द्वेष यहां आकर निकालती है। दूसरे हनुमानगढ़ के लोग ये भी कहते हैं, अरे भाई सामान्य तक तू कभी तो बटनेर के दुर्ग तक आती है, कभी तू आती ही नहीं है, और कभी तू बाढ़ लेकर के आ जाती है, कभी तू बाढ़ लेकर के आ जाती है। तो कहते हैं यार तू बड़े नट की तरह खेल दिखाती है। तो एक इसे क्या कहा जाता है? नट नदी कहा जाता है। तो देखो दो बिंदु तो आगे। यदि हम बात करें सर हनुमानगढ़ की बात करें, इस हनुमानगढ़ में क्या कहा जाता है? हनुमानगढ़ में इसे द्वेषवती नदी के नाम से जाना जाता है मेरे भाई। एक हनुमानगढ़ में इसे अरे नट नदी के नाम से जाना जाता है मेरे भाई। उसके बाद आगे नंबर आता है गंगानगर का। सर गंगानगर वाले तो ये कहते हैं कि भाई सामान्य तक तो ये भटनेर के दुर्ग के पास आती है, और बाद में इसके बाद यदि कभी पानी ज़्यादा भी आ जाए तो हनुमानगढ़ वाले लोग अपने सिंचाई के अंदर पानी का प्रयोग कर लेते हैं, हमारे तक तो पहुंचने ही नहीं देते। अरे पहुंचने नहीं देते इसका मतलब सर ये तो हमारे लिए तो मर गई है। इसके लिए तो गंगानगर के लोग क्या कहते हैं? इसे मृत नदी के नाम से जानते हैं। किस नदी के नाम से? मृत नदी। उसके बाद ये पाकिस्तान में भी तो जाती है। अरे पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि नदी बड़ी बेवफा है। नदी क्या है? बड़ी बेवफा है। सर बेवफा क्यों हुई? अरे नदी अपने लिए तो वफा वाली है, लेकिन पाकिस्तान के लिए बेवफा वाली है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि भाई जब नदी सामान्य परिस्थितियों में होती है और जब इसका प्रयोग सिंचाई में किया जाता है तब तक तो ये कहाँ बहती है? भारत में। और जब पानी ज्यादा हो जाए, इसका विकराल रूप हो जाए, ये बाढ़ लेकर के आ सकती है। ऐसी स्थिति में कहां तक चली जाती है? आगे पाकिस्तान तक, ताकि पीछे के लोग परेशान न हो। यदि राजस्थान में रुक जाती तो बाढ़ का पानी यहां पर बढ़ जाती ना। इसका मतलब पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि नदी बड़ी बेवफा है। जब जरूरत होती है ना, जब जरूरत होती है तो ही आती है, अदरवाइज हमारे तक पहुंचती ही नहीं है। और पाकिस्तान में इस बेवफा को क्या कहा जाता है? हकरा कहा जाता है। क्या कहते हैं? हकरा कहा जाता है। एक और देखो, हम बात करें अरे सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, इस सिंधु घाटी सभ्यता में इसे किस नाम से जानते थे? अरे सरस्वती नदी के नाम से जानते थे, जो कि उस सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्राचीन तो नदी थी। कैसी नदी थी? सबसे प्राचीन थी। अब एक चीज बता दूं, देखते कौन बताते हो। सरस्वती नदी की बात करें, इसको खोजने के लिए राजस्थान में कौन सा प्रोजेक्ट चलाया गया है? मैं ही लिख देता हूं, प्रोजेक्ट सरस्वती। आप क्या बताओगे? क्यों परेशान करूं आपको मैं? प्रोजेक्ट सरस्वती, बस ये बता दो इसकी रिपोर्ट किस समिति ने दी है, बस इतना सा बता दो भाई। हाँ जी बता दो भाई किस। ये तो हो गई प्रोजेक्ट, तो कौन सा है? सरस्वती नदी। कहां चलाया गया था? आता कि नहीं आता? लाठी सीरीज में। किसके द्वारा चलाया गया था? IOC व ONGC के द्वारा। इसकी रिपोर्ट किसने दी मेरे भाई? रिपोर्ट किसने दी? यही तो मजा है। हाँ, प्रोजेक्ट सरस्वती तो हो गई, इसकी रिपोर्ट किसने दी भाई? तब मजा आए। लाठी सीरीज में है, IOC और ONGC के द्वारा चलाया गया, सरस्वती नदी को खोजने के लिए चलाया गया। किसके द्वारा रिपोर्ट दी गई? KS वाल्दिया समिति थी। कौन सी थी? अरे KS वाल्दिया समिति आती है। कब दी थी? अरे 26 नवंबर 2016 को दी थी। कब? 26 नवंबर 2016 को दी थी। हो गई बात यहां से। चलो आ जाओ बैक में।
अब सर नदी पर ये तो हो गई, अगली चीज क्या कहती है, देखो अगली चीज ये आती है कि नदी, यहां अगला देखो नदी के साथ क्या आता है भाई, इसी हनुमानगढ़ में इस नदी को एक नहर काटती है जिसका नाम है IGNP। जो बातें समझा रहा हूं सुनना, IGNP और घग्गर नदी दोनों आपस में काटती हैं। काट दिया क्या, याद रखना, IGNP और घग्गर नदी दोनों आपस में काटती हैं। और कहां काटते हैं मेरे भाई, इस स्थान का नाम आता है, इसे कहा जाता है तलवाड़ा। और तलवाड़ा कहां पर है, हनुमानगढ़ में। तो अगली लाइन देखो क्या लिखा मैंने, अगली लाइन हो जाएगी, अगली लाइन क्या हो जाएगी, एक स्थान आता है तलवाड़ा, कहां पर पड़ेगा, हनुमानगढ़ में। इस तलवाड़ा हनुमानगढ़ के साथ 2-3 बिंदु याद रखनी है। पहला तो ये कि यहां IGNP व घग्गर नदी काटती है, घग्गर नदी आपस में काटती है। एक तो बात ये हो गई। दूसरा, इसी तलवाड़ा की बात करें, यहां पर क्या है, राजस्थान में सर्वाधिक, ये जो स्थान है यहां पर क्या है मेरे भाई, याद रखना, यहां पर राजस्थान में क्या है, सर्वाधिक सेम की समस्या है। यहां पर सर्वाधिक क्या है, सेम की समस्या। बताओ ना सर, दीपक कुमार बेटा बता क्या कह रहा है। और एक इसी तलवाड़ा की बात करें तो यहां पर राज्य में दूसरा पक्षी अभयारण्य की स्थापना की जा रही है। एक यहां पर क्या की जा रही है मेरे भाई, यहां पर दूसरे पक्षी अभयारण्य की स्थापना की जा रही है। ठीक है, तो किसकी बात करें, अरे सॉरी तलवाड़ा नहीं, बड़ोपल, अरे सॉरी बेटा, बड़ोपल, सॉरी भाई, बड़ोपल, सॉरी भाई दिमाग से निकल गया था एक बार, सॉरी, बड़ोपल लिखेंगे इसको, सॉरी बड़ोपल लिखना बेटा, इसको काटो एक बार, बड़ोपल लिखना, सॉरी बड़ोपल। ये तलवाड़ा कुछ और ही दिमाग में चल गया था, यहां पर बड़ोपल है ये। ठीक है, बड़ोपल भाई, बड़ोपल, यहां पर IGNP व घग्गर नदी आपस में काटती हैं, सॉरी बड़ोपल है, सॉरी भाई, है ना। राजस्थान में सर्वाधिक सेम की समस्या इसी बड़ोपल हनुमानगढ़ में है, और राज्य में दूसरा पक्षी अभयारण्य की स्थापना भी यहीं पर की जा रही है। हो गई बात, यहां से क्लियर है। चलो इतनी तो बात हो गई, और देखो उसके बाद क्या कहानी आती है। एक ये जो नदी है हनुमानगढ़ और गंगानगर में ये बहती है, तो इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे, घग्गर बेसिन। आ चुका है ना एग्जाम में क्वेश्चन, घग्गर बेसिन में क्षेत्र कौन सा आता है, गंगानगर और हनुमानगढ़। एक और देखो, इसी घग्गर बेसिन का एक नाम और आता है, इसे नाली क्षेत्र भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, नाली क्षेत्र भी कहा जाता है। इसका मतलब और 2-3 बातें आगे निकल के, और वो क्या, एक आ जाएगा भाई घग्गर बेसिन। घग्गर बेसिन जो है ये जिला कौन सा हो जाएंगे, तो एक तो हो जाएगा गंगानगर और एक हो जाएगा हनुमानगढ़। हो गया। और ये जो घग्गर बेसिन है इसी को क्या कहते हैं, नाली क्षेत्र कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं, नाली क्षेत्र कहा जाता है। और देखो यहां पर इस नाली की बात करें, इस नाली क्षेत्र की बात करें ना, इस नाली क्षेत्र की बात करें तो याद रखना, एक तो ये चावल उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। चावल उत्पादन हेतु प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा आता है, तो जवाब हो जाएगा यही नाली क्षेत्र है। और एक इस बेसिन को घग्गर का पार्ट, इसको पार्ट भी कहा जाता है। और एक याद रखना, नाली एक स्थानीय भेड़ की नस्ल भी है। नाली जो है
एक स्थानीय भेड़ की नस्ल भी आती है। तो भाई ये जो घग्गर बेसिन है ये गंगानगर हनुमानगढ़ में है। इसे पाट क्षेत्र भी कहा जाता है और नाली क्षेत्र भी कहा जाता है। इस नाली क्षेत्र की बात करें, यहाँ पे चावल का उत्पादन भी होता है और याद रखना भाई यहाँ पर स्थानीय भेड़ की नस्ल भी आता है। और इसी नाली बेसिन की बात करें, ये कपास का क्षेत्र भी है। यहाँ पर कपास का उत्पादन भी किया जाता है। राजस्थान में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है? इसी गंगानगर और हनुमानगढ़ में, इसी नाली बेसिन में होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो भाई ये इतना सा आपको उतारना है। और चलो हो गई बात यहां तक। और इस नदी के साथ क्या आता है? इसके साथ देखें तो एक हमने पढ़ा किसके साथ, सभ्यता, एक दुर्ग, एक झील और एक जंक्शन। तो यहां पर और दो तीन बातें लिख देता हूं, उसके बाद ये नदी पूरी हो जाती है। एक, नदी के किनारे पे सभ्यता कौन सी हो गई? तो जवाब हो जाएगा कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल। बस ये अपनी नदी यहां से हो जाती है, ये अपनी नदी यहां से हो जाती है। भाई देखो अब दोबारा से सुन लो, याद कर लेनी नदी, भूलनी नहीं है दोबारा से। किस नदी की बात करें? घग्गर नदी की बात करें। यह भी ध्यान में रखना, यह राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है। यह राजस्थान की क्या है? एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब 2 देशों में बहती है। तो भाई यहां से अपन बात करें, नदी का उद्गम कहां से हुआ? शिवालिक की पहाड़ियां कालका हिमाचल से होता है। टिब्बी हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है, हनुमानगढ़ गंगानगर में बहती हुई फोर्ट अब्बास तक चली जाती है। जब शिवालिक की पहाड़ियों में ज्यादा वर्षा होती है तो नदी के किनारे पर एक स्थान आता है हनुमानगढ़ जंक्शन, यहां पर बाढ़ आती है और नदी का बहाव क्षेत्र फोर्ट अब्बास तक हो जाता है। इसको हनुमानगढ़ के अंदर नट नदी और द्वेषवती के नाम से जानते हैं। गंगानगर में मृत नदी के नाम से जाना जाता है। नदी का सामान्यतः विलुप्त बटनेर के दुर्ग के पास होता है। राजस्थान में अंतिम विलय बिंदु अनूपगढ़ और अंतिम रूप से विलय फोर्ट अब्बास। नदी के किनारे पर तलवाड़ा झील आती है, हनुमानगढ़ जंक्शन है और हनुमानगढ़ के अंदर सभ्यताएं आती हैं, कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल। इसी की बात करें तो इसी बड़ोपल हनुमानगढ़ में घग्गर नदी और IGNP आपस में काटती हैं, जहां पर सबसे अधिक क्या है भाई? सेम की समस्या पाई जाती है। लीवर की लंबाई कितनी है? एक बच्चा बड़ा परेशान है बेटा, इसकी लीवर की लंबाई जो ना, आप जब किसी किताबों को पढ़ोगे तो 465 मिलेगी, लेकिन मेरे भाई इसकी 465 में नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि कभी तो ये आती ही नहीं है, कभी यहाँ पर। तो सामान्यतः जिस नदी की लंबाई वर्ष भर बहती रहती है उसी नदी की लंबाई ज्यादा मैटर करती है। अदरवाइज जो कह दूंगा मैं भाई 465, लेकिन पहुंचते नहीं है भाई। 465 किलोमीटर तो मैं कह दूंगा, लेकिन पहुंचता नहीं जाता है, ठीक है, पूछा नहीं जाता है। चलो जी, उसके बाद में यहां पर नदी के बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं? घग्गर बेसिन, नाली क्षेत्र या पाट क्षेत्र कहा जाता है, जहां पर कपास का उत्पादन होता है, जहां पर चावल का उत्पादन होता है। और इस नाली की बात करें तो इस नाली की बात करें तो ये एक स्थानीय भेड़ की नस्ल भी आ जाती है। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी, तो इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है। उसके बाद ये स्क्रीनशॉट भी आपको लेना है कि कहां पर इसका उद्गम हुआ, कैसे इसका बहाव हुआ, क्या कौन से आ जाते हैं। उसके बाद में ये भी इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है, उपनाम वगैरह, सभ्यता की कहानी होगी। उसके बाद में ये कहानी भी आपको देखनी है और उसके बाद में ये बिंदु यहां पर आ जाता है। हाँ भाई रणवीर सिंह भाटी, बेटा अभी तो राजस्थान का ज्योग्राफी आएगा ना, वहां पे चल रहा है, पढ़ते लो भाई एक बार, उसके बाद चलते हैं आगे। तो चलो आज की कक्षा के अंदर इतनी ही चर्चा करेंगे और कल इस आंतरिक प्रवाह की और जो नदियां हैं उन पे चर्चा की जाएगी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।